बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में कि कैसे कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स की। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने रूल्स फॉर राइटिंग ईसी। तो वो सारी रूल्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वो 3 रूल्स थे, मैं फिर एक बार आपको रिकॉल कराते चलूं कि वो 3 रूल्स थे। एक था ऑफ बाउ, दूसरा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा था हुंड्स रूल। तो ये तीनों आपको अब अच्छे से पता होगा। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कि आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर याद हो जाना चाहिए। वो ऑर्डर मैंने आपको बतलाया था बहुत अच्छे से और होप कि आप सबों को वो याद हो। इस लेक्चर को आप तभी देखें जब आपको वो ऑर्डर याद हो चुका हो, क्योंकि तब आप बस इस लेक्चर को देखते देखते 100% ग्रास्प करोगे और आपको बिल्कुल मास्टरी सी हो जाएगी। आपको फिर कभी पूरे लाइफ में ईसी लिखने से डर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कभी डर नहीं लगेगा। और साथ साथ बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। केमिस्ट्री की जितनी भी पढ़ाई होगी उसमें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा तो होगी ही। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी टू लर्न। ये सभी बच्चों को आना ही चाहिए कंपल्सरीली, तभी आप केमिस्ट्री की कंसेप्ट्स को सीख सकोगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग ईसी, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है कार्बन। अब कार्बन सी हमने सिंबल दिया, एटॉमिक नंबर मालूम है आप लोगों को क्या होता, 6। आप लोग मेरे साथ साथ इस लेक्चर को देखते समय रिकॉल करेंगे क्या होता है। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है बच्चों। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब हुआ कार्बन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हमें दिखाना है। तो सबसे कम एनर्जी होती थी 1s की, तो यहां पे हमने लिख दिया 1s2। एस सबसेल की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 लिख दिया। अब आइए 1s फिलअप हो गया तो इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, तो यहां 2s2 लिख दिया। अब आप काउंट कर लीजिए, आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 4 लिखा हुआ है, बचे कितने, 2। तो 2s के बाद एनर्जी थी 2p की, तो 2p में कितने बच गए बच्चों, 2। तो दिस इज द ईसी ऑफ कार्बन। ओके, अब आइए इसी में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना होता कार्बन एटम में। तो जैसे 1s की बॉक्स डायग्राम पिछले दिन भी लिख के दिखाया था पिछले लेक्चर में, फिर एक बार लिख देता हूं। जैसे ये 1s है बच्चों, तो s सबसेल में आपको मालूम है एक ही ऑर्बिटल था। वो क्यों था ये भी मालूम है, तो एक ऑर्बिटल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन था। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, दिखा दिया। 2s में आइए, सेकेंड सेल का s सबसेल, तो यहां भी एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। अब आइए आप 2p में, तो 2p में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या 3 थी। तो ये 3 बॉक्स हमने दिखाया, एक 2px के लिए, एक 2py के लिए और एक 2pz के लिए। अब बच्चों यहां जो 2px, 2py और 2pz है, ये तीनों के तीनों डिजेनरेट हुए, मतलब तीनों की एनर्जी सेम हुई। और जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुंड्स रूल के बेसिस पे होता था। और हुंड्स रूल के मुताबिक पहले तब तक
एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरा जाएगा जब तक सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ना हो जाए। यही तो था हुंड्स रूल। तो अब आप 2 इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन के साथ भर दीजिए। हाँ बच्चों, ये सेम स्पिन कहने का मतलब क्लॉकवाइज नहीं होता है, मैंने दिखाया ये अपवर्ड स्पिन के साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग अपवर्ड स्पिन के साथ ही, कोई बच्चा यहाँ डाउनवर्ड स्पिन के साथ भी दिखा सकता है, लेकिन अगर डाउनवर्ड दिखाएगा तो दोनों ही डाउनवर्ड के साथ होगा, तभी हुंड्स रूल फॉलो अप, अदरवाइज फिर हुंड्स रूल डिसोबे हो गए। ओके, तो ये दिखा दिया। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। ओके, अब यहां पे भी देखो, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। तो आपकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2p में है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला आया, यूई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हम लोगों ने, ये ग्राउंड स्टेट ईसी हुआ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक टर्म आया बच्चों ग्राउंड स्टेट, तो मैं बोल रहा हूं आप आराम से सुने। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, किसी एटम का सबसे कम एनर्जी वाला स्टेट। तो जिसमें आप इसी नॉर्मली लिखते हो वही तो ग्राउंड स्टेट हुआ, वही लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हुआ किसी एटम का। ओके, तो किसी भी एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फॉलोइंग ऑफबाउ, पाउली एंड हुंड्स रूल, तो ये ग्राउंड स्टेट ईसी हुआ। आप ग्राउंड स्टेट को समझ गए। तो कार्बन के ग्राउंड स्टेट में पूछा गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका आंसर हुआ 2। अब यहीं से कुछ और सवाल की बात करते हैं। सपोज आपको टोटल स्पिन निकालना होता है, एक टर्म यहां पे लिखा टोटल स्पिन, टोटल स्पिन कार्बन का ग्राउंड स्टेट में, तो टोटल स्पिन, तो ये है क्या बच्चों, ये स्पिन क्वांटम नंबर्स के सम का मैग्नीट्यूड है। तो आप सम करिए, जैसे यहां पे एक अपवर्ड एरो है, एक डाउनवर्ड एरो है, मतलब एक क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो एक के लिए वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ का सम क्या हो गया, 0। तो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल स्पिन क्या चली आई बच्चों, 0। वैसे ही 2s में भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि ये दोनों भी पेयर्ड हैं, तो यहां से भी टोटल स्पिन आपकी क्या चली आई, 0। ओके, एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, तो 0 चली आई। अब इस दोनों के लिए आप चाहें तो दोनों का प्लस हाफ ले सकते, या कोई बच्चा ये भी कह सकता कि माइनस हाफ लेंगे, तो प्लस हाफ लेते तो 1 हो जाता, माइनस हाफ को ऐड करते तो -1 होता। अब टोटल स्पिन का फॉर्मूला भी निकल गया कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल स्पिन इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप चाहो तो प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हो, क्योंकि स्पिन की जो वैल्यू होती है प्लस हाफ भी होती है माइनस हाफ भी होती है, तो प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हो। तो किसी भी एटम में टोटल स्पिन निकालना हो तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एटम का काउंट कर लीजिए और उसमें हाफ से या प्लस माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपकी क्या हो गई, टोटल स्पिन। ओके, अब आइए इसी में बच्चों आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि व्हाट इज द मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N and L for the unpaired electrons of कार्बन एटम। ये क्वेश्चन रहा, पूछा गया कि प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ईसी लिखना होगा, ईसी लिख लिए। अब आप देखें कि कार्बन की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है कहां,
तो वो आपका 2p में है। 2p को हम लोग ऐसे पढ़ते थे बच्चों, p सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, p सबसेल ऑफ सेकेंड सेल। तो यहां सेकेंड सेल की बात आ गई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करता था, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आइए किस सबसेल में है, p सबसेल में। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता था, सेल में मौजूद सबसेल को, तो l की वैल्यू p सबसेल के लिए क्या हो गई 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप इसी लिख लेंगे और तब यहां से आंसर आपसे निकल गया n = 2, l = 1। ओके, अब आओ एक और बात यहां पे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई भी सबसेल अगर फुलफिल्ड है, जैसे s सबसेल फुलफिल्ड है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फुलफिल्ड करने का मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो, तब उसको कहते हैं फुलफिल्ड। जितनी कैपेसिटी है उससे आधे इलेक्ट्रॉन्स हो, तब उसको कहते हैं हाफ फिल्ड। तो फुलफिल्ड समझ गए आप, पूरी कैपेसिटी तक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे s की कैपेसिटी 2 है और s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तब वो फुलफिल्ड हो गया। p की कैपेसिटी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, अब उसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो फुलफिल्ड हो गया। d की कैपेसिटी, d सबसेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, अब उसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फुलफिल्ड हो गया। वैसे ही d सबसेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हाफ फिल्ड हो गया। p सबसेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हाफ फिल्ड हो गया। और कोई सबसेल ना तो फुलफिल्ड हो ना ही हाफ फिल्ड हो, तब उसको कह दिया जाएगा पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। ओके, इतनी बातें समझिए। तो अब जैसे मान लो बच्चों कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी भी उसकी 2 है, एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर्ड होंगे अपोजिट स्पिन के साथ। अब मान लो कि p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो p सबसेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो p सबसेल में ऑर्बिटल्स भी 3 थे, 6 है, इसका मतलब तीनों में 2-2 रहा, तभी ना वो फुलफिल्ड हुआ। तो मतलब कोई भी सबसेल अगर फुलफिल्ड है तो उसके हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। सबसेल अगर फुलफिल्ड है तो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और फुलफिल्ड का मतलब मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, s 2 है तो फुलफिल्ड, p 6 है तो फुलफिल्ड, d में 10 है तो फुलफिल्ड, f में 14 है तो फुलफिल्ड। तो कोई भी सबसेल फुलफिल्ड हो गया तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब किसी एटम में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए आपको बस बॉक्स डायग्राम उस सबसेल का दिखा लेना है जो फुलफिल्ड नहीं है। तो यहां कार्बन में ही अगर बात हो रही थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बॉक्स डायग्राम सबका दिखाने की जरूरत नहीं थी, 2p का भी आप सिर्फ दिखा लेते तो भी पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, क्योंकि जो पार्शियली फिल्ड सबसेल है आपका वो तो 2p ही है। और आइए, तो यहां से आप सीख गए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बस चेक कर लेना है उस सबसेल को जो पार्शियली फिल्ड है। और आइए, जैसे इसमें कार्बन का आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1s है, मतलब फर्स्ट सेल हुआ, और ये 2s 2p है, तो 2s और 2p दोनों ही तो सेकेंड सेल के ही s और p सबसेल्स हुए। तो अगर सेल वाइज इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, जो कि आप स्कूल स्टेज में पढ़ते थे, तो इसी की कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों क्या लिखते, फर्स्ट सेल में 2 था और सेकंड सेल में 4 था, तो ऐसा इसी लिख देते 2 and 4, 2 and 4। इसका मतलब फर्स्ट सेल को हम लोग के सेल भी बोलते थे और सेकंड सेल को एल सेल बोलते थे। तो के सेल में 2 हुआ, एल सेल में कितना हो गया बच्चों 4। ओके, यहां तक की सारी बातें क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। अगर आप वीडियो देख रहे हो, कंसंट्रेट करके सुन रहे हो, तो बस आपकी सारी डाउट हमेशा के लिए क्लियर, आप सीखते चले जाओगे। आ जाओ अगली बात करें कि जैसे इस एटम में 2 सेल है, तो एक टर्म मैं बोल रहा हूं आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, तो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को कहते हैं बच्चों वैलेंस सेल। अब मान लो कोई एटम है,
उसमें 2 सेल है, तो अगर 2 ही सेल है तो उसका आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल हुआ, मतलब उस एटम का जो बैलेंस सेल हुआ दैट विल बी सेकंड सेल। अब मान लो किसी एटम में 3 सेल है, अब कोई कहा कि 3 सेल है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो इसी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू आई होगी उस एटम में सेल की संख्या उतनी ही होगी। क्लियर? अब 3 सेल है तो आउटर मोस्ट या बैलेंस सेल थर्ड सेल हो गया बच्चों। अगर 4 सेल है तो आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल हुआ, 5 सेल है तो आउटर मोस्ट सेल फिफ्थ सेल हुआ। आप समझ गए ना? अब आओ, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछी जाती तो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल हुआ, सेकंड सेल में एस भी है पी भी है, तो ऐसा गलती नहीं करोगे कि खाली पी वाले को वैलेंस सेल कहोगे। वैलेंस सेल की बात हो रही है, पी तो सेकंड सेल का एक सबसेल है। सेकंड सेल में तो 2-2 सबसेल थे, कार्बन में 2s भी था 2p भी था। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या। तो कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहां से पता हो गई। अब आपको कोई कहता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 4, तो इस बात को अगर लिखना चाहते तो V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 4। ये सारी बातें कि जब आप किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान जाओगे, उसमें सेल कितने हैं ये जान जाओगे, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये जान जाओगे। साथ साथ अगर पूछा जाएगा किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की करेक्ट वैल्यूज ये बता सकते हो। जैसे यहां कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता, इसी क्वेश्चन को बच्चों और थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N and L फॉर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। आपने मेरे क्वेश्चन को सुना होगा, मैंने क्या पूछा कि कार्बन के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए N और L की वैल्यू क्या होगी। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के बारे में हमसे पूछा जा रहा था, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन अब काउंट कीजिए, पहला दूसरा किस में गया? 1s में, तीसरा चौथा किस में गया? 2s में, और पांचवा कहां गया? 2p में। तो पहला दूसरा आपका गया 1s में, तीसरा चौथा कहां गया? 2s में, पांचवा कहां गया? 2p में, छठा भी कहां गया? 2p में। तो पांचवा से लेके, बल्कि आप यूं कह लो कि p सबसेल की कैपेसिटी कितनी है? 6। तो पांचवा से 10वां इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहां जाएगा? 2p में। फिफ्थ से लेके 10th इलेक्ट्रॉन तक 2p में जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए NL की वैल्यू बताओ। तो हम काउंट कर लिए कि पहला दूसरा 1s, तीसरा चौथा 2s, पांचवा छठा 2p। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 2 हो गई बच्चों और L की वैल्यू 1 हो गई, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ गई। कोई कहता नहीं हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चाहिए कि कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए N और L की वैल्यू बताओ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा कहां गया है बच्चों? 1s में। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए NL की वैल्यू क्या हो गई? 1s में गया है तो N 1 हो गया और L क्या हो गया? 0। ओके, अब आओ, ये सारी बातों को मैंने डिस्कस किया, अब इन्हीं को हम लोग बोलते चलेंगे। सपोज यहां पे हमको लिखा गया बच्चों फास्फोरस, अब इसकी एटॉमिक नंबर आपको पता होगी 15। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, तो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 1s2 2s2, आप भी साथ साथ लिखते चलोगे 2p6। काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आपके फास्फोरस के एक एटम के पास 15 थे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 2s में, तो 2 2 4 और 6 कहां गया? 2p में। तो 4 और 6 10, बाकी कितने बच गए आपको? 5 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चों? 3s में, तो 3s2 लिख दिया। 10 और 2 आपने 12 लिख लिया। अब 3s के बाद एनर्जी थी 3p की, तो 3p में कितना चला गया? 3। तो ये आपका फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डन। अब आप देख लो सेल वाइज, अगर इसी को देखोगे बच्चों तो ये फर्स्ट सेल था, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो इसका सेल वाइज अगर इसी लिखोगे जो कि स्कूल में आप सीखते थे, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में
2s में 2, 2p में 6, तो 2 और 6 8, और थर्ड सेल में 3s में 2 और 3p में 3, तो 2 और 3 5, तो 2 8 5, ये आपका सेल बाई जीसी आ गया। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि फास्फोरस की वैलेंस सेल कौन सी सेल है, तो आपका आंसर होता है थर्ड सेल। ओके, फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है अगली सवाल कि फास्फोरस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखो आप, 1s आपका फुलफिल्ड है, 2s फुलफिल्ड है, 2p फुलफिल्ड है, p में 6 हो गया तो फुलफिल्ड। ओके, 3s भी फुलफिल्ड है, तो बचा इलेक्ट्रॉन किसमें बच्चों, यहां पे जो 3p है वो आपका पार्शियली फिल्ड है, और जब ये पार्शियली फिल्ड है तो इसी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बाकी सारे की बॉक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप 3p का बना लीजिए, और कुछ ही देर में आप तो बस 3p3 देख के भी बोल सकते हो कि 3 होगा। 3 बॉक्स हो गया। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, होन्स रूल अप्लाई किया, सेम स्पिन के साथ लिख दिया, तो फास्फोरस के पास आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकल आए बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 3। ओके, तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होगी फास्फोरस की 5। आपको फास्फोरस एटम के ग्राउंड स्टेट में, ये जो आप इसी लिखते हो बच्चों, ये जीएस है, ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि फास्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n और l की वैल्यू बताइए, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का कहां पे है, 3p में है, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3 हुई, l की वैल्यू 1 हुई, तो आंसर आ गया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। अब मैं यहां पे एक इसी बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in phosphorus atom for which n plus l equal to 3 each। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फास्फोरस एटम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की सम 3 के बराबर हो, यही क्वेश्चन है। इसके लिए बच्चों आपको फास्फोरस का पहले इसी लिख लेना होगा, फास्फोरस का इसी लिख लिया आपने। अब इन ऑर्बिटल्स के लिए आप n प्लस एल चेक कर लीजिए, तो जैसे n प्लस एल हमने सभी के लिए चेक कर लिया, तो ये n प्लस एल 1s के लिए, तो 1s के लिए n 1 है, l 0 है, तो 1s के लिए क्या आ गया बच्चों 1। 2s के लिए क्या आ गया, n की वैल्यू 2 है, l 0 है, तो 2। 2p के लिए क्या आ गया, n 2 है, l 1 है, तो 3 आ गया। 3s के लिए क्या आ गया, n 3 है, l 0 है, तो 3 आ गया। 3p के लिए n 3 है, l 1 है, तो 4 आ गया। अब फास्फोरस के सभी ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके लिए n प्लस एल हम लोगों ने लिख लिया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 है, तो n प्लस एल आप 3 खोजिए, कहां कहां पे है, तो यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, तो यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 है। तो अब इसमें देख लीजिए कि 2p में 6 है और 3s में 2 है, तो आपका आंसर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, यही आंसर आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और जब आप इसी लिख लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत सुविधाजनक तरीके से आंसर भी कर लेंगे। अब चलिए एक और एग्जांपल हमने लिया, सपोज हमने यहां पे लिया आयरन। अब आयरन की इसी हमें लिखनी है, तो आयरन की एटॉमिक नंबर बच्चों आपको पता है 26, और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है मीन्स ये गलत है, तो 26 हो गया। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, 3p के बाद बच्चों 4s में जाएगा। अब आप गिन भी लीजिए, काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन्स कितना लिख दिए,
तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने लिख लिया। डिस्ट्रीब्यूट कितनों को करना है? 26 को। बचा हुआ है 6। 4s के बाद एनर्जी है 3d की, जो आपको याद आना चाहिए। तो 3d6 ये रहा ऑर्बिटल्स के बढ़ते एनर्जी क्रम में। अब इसी को अगर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर लीजिएगा तो ऐसा लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 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 4s2। तो ये सेल वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर को भी मेंटेन कर दिया गया। लेकिन हाँ बच्चों, इसको आप तभी लिखेंगे जब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो कि एनर्जी 4s की कम है, 3d की ज्यादा है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हुआ था 4s में, तब 3d में। ऐसा नहीं कि इसको लिखने के बाद ये आप कहने लगिएगा कि आयरन का इसी लिखते समय 2p भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में है। नो, देन यू विल बी रॉन्ग। तो यहां से 3s भरने के बाद 3p तो भरा है, लेकिन 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में भरा है, तब 3d में। अब हमसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों आपने किया, फिर 3d को पहले 4s को बाद में लिखा? तो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल को मेंटेन किया। 3d कहने का मतलब थर्ड सेल का डी सब सेल, 4s कहने का मतलब फोर्थ सेल का। तो पहले थर्ड सेल आएगा तब फोर्थ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को यहां नहीं मेंटेन किया, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल को मेंटेन किया। लेकिन ये बात हम तब करेंगे जब हम ये अच्छे से समझते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, तब 3d में गया। अब सेल वाइज जब लिख दिया बच्चों, तो अब इसका आप सेल वाइज जो स्कूल में कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो ऐसे लिख सकते थे। 2, ये सेकंड सेल में हो गया आपका 2 + 6 8, तो 2 8। थर्ड सेल में गिन लीजिए 2 6 8 और 6 14, तो 2 8 14 एंड 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके। अब रहा बच्चों की आयरन के एक एटम में आपसे पूछा जाता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आपको अब इसी को देखेंगे और देखते देखते आपको दिख गया कि जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कहां है? 3d में है। 3d मतलब थर्ड सेल का डी सब सेल। अब थर्ड सेल का जो डी सब सेल है बच्चों, तो थर्ड सेल के डी सब सेल में आपके ये 3d ये हुआ आपका, और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स हुए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास आयरन में? 6 है। तो अब यहां से ये पांचों डिजेनरेट हुआ, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी वो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली होगी। तो हुंड्स रूल अप्लाई कीजिए। पहले पांचों में एक एक सेम स्पिन के साथ रखिए। अब पांचों में एक एक सेम स्पिन के साथ हो गया, तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगा अपोजिट स्पिन के साथ। और अब आप देख सकते हो कि यहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, आपको दिख रहा होगा, यहां तो पेयर्ड हो गया, तो ये 4 आपके अनपेयर्ड बच गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आयरन में हो गई 4। अब आपसे क्वेश्चन वो बना सकते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N एंड L फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन के लिए NL की वैल्यू, तो N की वैल्यू कितनी होगी? 3d में है तो 3 हो गई, और D सब सेल में है तो जो L की वैल्यू हुई बच्चों वो 2 हो गई। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि आयरन के 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए N और L की वैल्यू बताओ, तो आपको गिनना होगा। ये 2 हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 6 10 हुआ, तो यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11वां 12वां दोनों 3s में आया, तो अगर 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया N और L, तो पता चल गया कि ये 3s में आया है और 3s में आया, तो N की वैल्यू 3 हो गई और L की वैल्यू 0 हो गई। तो आप यहां तक सारी बातों को सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके, कितना देर हुआ जी? अब यहां पे मैंने लिया आर्सेनिक, सिंबल इज S, एटॉमिक नंबर इज 33, तो मुझे इसका इसी लिखना है। तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जरा काउंट कर लिया, अपने पास 33 इलेक्ट्रॉन थे आर्सेनिक के एक एटम में। अब यहां से काउंट किया तो
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन कम लिखा है हम लोगों ने, तो ये 3 कहाँ चला गया बच्चों? 4p में। 3d फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में आया। तो अब हो गया यहां से आर्सेनिक की सी कंप्लीट। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाता, तो आप यहां से यहां तक देख लो, यहां से यहां तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4p में है। और p सबसेल में आपको मालूम ही है कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों डिजेनरेट हुआ। तो अब इसका बॉक्स डायग्राम बना लो। तो बॉक्स डायग्राम बना लिया, तो 4p के लिए बॉक्स डायग्राम यहां हो गया। अब आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चली आई 3। अब यहीं पे क्वेश्चन होता कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए NL की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते थे N = 4 और L = 3। ठीक है, क्लियर? अब आपको और हेवी एलिमेंट लेकर के दिखाते। जैसे मान लो आपको दिया जाता यहाँ पे टेल्यूरियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने लिखा 52, T सिंबल हुआ टेल्यूरियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, और उस पे बेस्ट क्वेश्चन की आंसर कैसे कर रहे हैं ये तो आप समझ ही रहे हो। तो सबसे जरूरी काम है कि हम इसी लिखना सीखें। हाँ, टेल्यूरियम लिखना है बच्चों, तो यहां से लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब जरा यहां से गिनते भी चले हम लोग, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36। 36 के बाद अभी भी हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। तो 4p के बाद इलेक्ट्रॉन आया 5s में, तो 5s2 हो गया। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 4d में, तो 4d10 हो गया। हमने 16 बचा हुआ था और 12 लिख दिया, बाकी बच गया 4। तो 4d के बाद इलेक्ट्रॉन चला गया 5p में, तो आपका हो गया 5p4। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाता बच्चों, तो यहाँ तक तो ये सारे सबसेल्स फुलफिल्ड हैं, यहाँ से यहाँ तक सभी फुलफिल्ड हैं। 4d में भी 10 दिख रहा है आपको। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ किस में होगा? 5p में होगा। तो आप 5p की बॉक्स डायग्राम बनाओगे, तो 5p की बॉक्स डायग्राम तो आपको अब बनानी आ गई। ये सब क्वेश्चन आप खुद से जल्दी जल्दी आंसर करने की आदत डालो। तो 5p की बॉक्स डायग्राम बना लिया आपने, तो अब आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 2। तो UE 2 चला आया, डन। इसी का सेल वाइज अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने कहा जाता कि सेल वाइज लिखो, तो देखो बच्चों कैसे होगा। जैसे फर्स्ट सेल में 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। अब आओ सेकंड सेल में कितना है बच्चों? 2s2p, तो 8 है, 8 लिख दो। थर्ड सेल में आओ, तो 3s में 2, 3p में 6 और 3d में भी 10, मतलब 3d भी तो थर्ड सेल का ही है। तो 3s 3p और 3d ये तीनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सम कर लो, यही थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 6 8 और 10 18, तो थर्ड सेल में 18 आ गया। अब फोर्थ सेल में लिखो, तो फोर्थ सेल में 4s में 2 है, 4p में 6 है, और देखो कहीं और 4 आया है क्या? तो यस आया है। 4d में भी 10 है, तो 4s का 2 4p का 6, 2 6 8 और 4d का 10, 8 और 10 18 हो गया। तो फोर्थ में भी 18 हो गया। अब आप चले आओ फिफ्थ सेल में, तो फिफ्थ सेल में आपका क्या चला है बच्चों? और 2 हो गया 5s में, 4 हो गया 5p में, तो 2 4 6। तो ये आपका सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये 5 सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट था, कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब आपसे पूछा जाता कि टेल्यूरियम का वैलेंस सेल कौन सा है, तो आप बहुत आसान तरीके से आंसर कर सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या थी? 5। आपने एक बार देखा तो 5 से बड़ा सेल नंबर तो कोई आया नहीं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू जब 5 थी, तो इसका मतलब हुआ कि टेल्यूरियम का वैलेंस सेल हो गया फिफ्थ सेल। अब फिर क्वेश्चन हुआ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो आप फिफ्थ सेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है। 5s में 2 है और 5p में 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेल्यूरियम की बच्चों कितनी हो गई? 2 और 4 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आंसर हो गई कितनी हो गई? 6। अब कोई भी इसी बड़ा से बड़ा इसी बस
1 मिनट के अंदर अंदर लिख लोगे, उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आंसर कर सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिया बच्चों, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लिया आयोडीन। आयोडीन की एटॉमिक नंबर होती है बच्चों 53। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप खुद से अब लिखो, मैंने सारी बातें आपको सिखा दी हैं, बस मेरे वाले से मिला लो उसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p जोड़ लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 हो गया। 53 चाहिए था तो 5 और चाहिए, 5p5। अब अगर यहां पे आपको पूछा जाता कि बताओ आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो पहले आप वैलेंस सेल देख लो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू यही है बच्चों 5, तो वैलेंस सेल 5वां सेल हुआ। अब आप 5वें सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिन लो। तो 5वें सेल में देखो बच्चों 5s है और आपका 5p है, और कहीं पे नजर दौड़ाओ 5 तो कहीं नहीं आया है। तो 5s और 5p के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गई 7। ओके, वैलेंस सेल 5th सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती तो यहां तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा वो सिर्फ किस में रहेगा, 5p में। तो 5p को आप बॉक्स डायग्राम बना लो। 5p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तीनों डिजेनरेट थे, वुंड्स रूल फॉलो किया, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ फिलअप कर दिया। अब यहां से 2 में पेयरिंग भी करा दिया, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने 5 थे। ओके, तो अब यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोडीन में पता चल गया 1। तो आप किसी का भी इसी लिख सकते हो। सपोज हमने यहां पे एक एलिमेंट लिखा ऐसा लेड, पीबी, शायद इस एलिमेंट का नाम सुने होगे, सिंबल जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो पीबी। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 82। बच्चों एटॉमिक नंबर आपको अगर याद रहेगा एलिमेंट का नाम सिंबल, तो वो आप ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकोगे, मजा भी ज्यादा आएगा। अब इसकी इसी हमें लिखनी थी, तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 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 4f14। अब जरा गिन लेते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 और 14 70। तो 82 में 70 हम लोगों ने लिख लिया है। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अपने पास 12। 4f के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों 5d में, क्योंकि 4f के बाद एनर्जी किसकी थी, 5d की। तो 5d भी फुल हो गया, 5d 10, और 5d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 6p में, तो 6p2। तो ये 82 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का भी इसी लिखा गया, ये ऐसा हुआ। अब आ जाओ, इसमें पूछा जाता कि कौन सा सेल वैलेंस सेल है, तो आप देख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो आपको दिखाई दिया कि 6 है, इसका मतलब यह हुआ कि 6th सेल वैलेंस सेल हुआ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेट की कितनी है, तो आप देख लो कि 6th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6s में 2 है, 6p में 2 है, और 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब रहा कि ग्राउंड स्टेट में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो तो यहां तक तो सारे सबसेल फुलफिल्ड हैं, यहां से लेकर के यहां तक सभी सबसेल फुलफिल्ड हैं 5d तक। अब आपका क्या बच गया, 6p। तो 6p में 2 है। अब बॉक्स डायग्राम आपको समझ में आने लगा होगा कि 6p था, तो 6p में 3 ऑर्बिटल्स थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, दोनों में एक एक रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से निकल गया। अब यहां क्वांटम नंबर से जोड़ करके कुछ क्वेश्चन बनाया जाता, पूछा जाता कि लेड के
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन एल एम की वैल्यू बताओ। एन एल और एम, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो बच्चों, एन आपकी क्या हो गई 6, एल क्या हो गई, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 हो गई, तो n6 l1। अब आओ एम के लिए, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। L तो 1 है तो m की वैल्यू इधर -1 होगी और +1 होगी और 0 होगी। मतलब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, लेट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 6, L की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -1, 0 और +1 में से कोई एक वैल्यू। तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपने इस लेक्चर को सही से देखा और पिछले लेक्चर को कंप्लीट किया है तो आई कैन एश्योर यू दैट यू विल राइट द इश्यू ऑफ एनी गिवन एलिमेंट योरसेल्फ। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए से यू, थैंक यू वेरी मच।